देश में चुनाव के त्योहार की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सभी सियासी दल अपनी अपनी रीति रिवाजों के अनुसार इस त्योहार को रोमांचक बनाने में जुट गए हैं और इस चुनावी बिगुल के बीच देश के अलग अलग मीडिया संस्थान जनता का मूड जानने के लिए सर्वे कराना शुरू कर चुके हैं। इन्हीं सर्वों के बीच एक बार फिर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। जहां एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे और इस यात्रा में उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा कर डाली, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी राहुल गांधी को किसी भी तरह का फायदा नहीं हुआ। बल्कि अब तो ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी ने सिर्फ अपना और अपनी पार्टी का समय ही व्यर्थ किया। आपको बता दें कि मिशन 2024 से पहले जनता का मूड पूरी तरह से जाना जा रहा है और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों को लेकर सर्वे किया गया था, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी के सबसे बड़े सियासी दुश्मन यानी विपक्ष के सबसे बेहतर नेता को लेकर भी जनता का मन टटोला गया। लोकसभा चुनाव में एक साल में भी कम का समय बचा है और हर राजनीतिक दल जीत के लेकर पूरी कोशिश कर रहा है। विपक्ष भी एकजुट होकर बीजेपी को मात देने के मूड में है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर विपक्ष के इतने नेताओं में नरेंद्र मोदी का असली सियासी दुश्मन कौन है? कौन पीएम मोदी को 2024 में होने वाले आम चुनाव में मात दे सकता है? मूड ऑफ द नेशन के आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि विपक्ष की तरफ से इस बार सबसे ताकतवर चेहरा कौन होगा जो एनडीए को कड़ी टक्कर और नरेंद्र मोदी के लिए मुसीबत खड़ी कर सके। आपको बता दें कि इंडिया टुडे और सी वोटर के सर्वे से पता चला कि इस रेस में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल सबसे आगे हैं। 24% लोगों ने माना है कि वो विपक्ष के सबसे बेहतर नेता हैं। इसके बाद 20% के साथ ममता बनर्जी दूसरे नंबर पर हैं। राहुल गांधी को महज 13% वोट मिले हैं तो नवीन पटनायक 5% पर हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल ही वो नाम है जो नरेंद्र मोदी के सामने चिंता बनकर खड़े हैं। दरअसल सर्वे में पूछा गया था कि विपक्ष का सबसे बेहतर नेता कौन है। इसके जवाब में अरविंद केजरीवाल सबसे आगे दिखे। हालांकि इस सर्वे के आंकड़े चौंकाने वाले थे, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी राहुल गांधी का इस रेस में पीछे रहना इस यात्रा पर काफी बड़े सवाल खड़े करता है। इस सर्वे में कुल 1,40,917 लोगों ने हिस्सा लिया था। तो अब राहुल गांधी की ये यात्रा वाला दांव भी फेल होता नजर आ रहा है, क्योंकि देश की जनता उन्हें विपक्ष में भी कमजोर नेता माना जा रहा है। तो ऐसे में राहुल गांधी अब क्या करेंगे अपनी विसात बचाने के लिए? तो कांग्रेस पहले अपना अस्तित्व बचा ले, फिर देश में होने वाले चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए। बिहार की महागठबंधन वाली सरकार में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। गठबंधन के मुखिया नीतीश कुमार ने सोचा नहीं होगा कि बीजेपी से अलग होकर आरजेडी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाने के बाद अपने ही उनके खिलाफ हो जाएंगे। जहां एक तरफ महागठबंधन में आपसी तकरार दिखाई दे रही है और आरजेडी के कई नेता नीतीश कुमार के खिलाफ हमलावर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने बगावती सुर छेड़ दिए हैं और लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जुबानी हमले बोल रहे हैं। जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अब एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर ले लिया और प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने कहा है कि मुझे इज्जत दी गई, मुझे पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष जरूर बनाया गया। जब बनाया गया तो मुझे लगता था कि पार्टी में जो सोच कर मुझे पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था वो एक तरह से झुंझुना था। पहले पार्टी में संसदीय बोर्ड अध्यक्ष नहीं था। बाद में जेडीयू के संविधान में ये संशोधन किया गया कि संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष का मनोनयन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। ये समझ के बाहर की बात है कि संसदीय बोर्ड के सदस्यों का मनोनयन भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ही करेंगे, संसदीय बोर्ड अध्यक्ष नहीं। मतलब हम संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष रहकर भी सदस्य को नहीं चुन सकते। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जिस दिन उन्हें पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया उस दिन जेडीयू के संविधान में इस बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया था। बाद में संशोधन हुआ और ये बात लिखी गई कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों को मनोनीत करेंगे। यानी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के पास उस बोर्ड के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार तक नहीं दिया गया। यहाँ तक कि 2 सालों में खुद लल्लन सिंह ने भी सदस्य नहीं बनाए। यही हाल आज भी है, जहाँ वो एक भी मेंबर नहीं बना सकता है। तो वहीं दूसरी ओर जेडीयू में जारी उठापटक के बीच बीजेपी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर धोखेबाज बताते हुए निशाना साधा। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने नीतीश कुमार की धोखाधड़ी के शिकार नेताओं की पूरी लिस्ट बता दी। इसमें जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव से लेकर आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा तक शामिल हैं। आपको बता दें, उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता निखिल आनंद ने ट्वीट कर कहा कि नीतीश कुमार की राजनीति बिहार की जनता की बीमारी है। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार लगातार फंसते जा रहे हैं और इन सब घटनाओं के बाद भी सीएम नीतीश कुमार पीएम बनने का सपना देख रहे हैं। जब उनको उनकी पार्टी के लोग सीरियस नहीं ले रहे तो देश की जनता खाक सीरियस लेगी।
अब ये देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार कब तक कुशवाहा और आरजेडी के उन नेताओं से कैसे निपटते हैं जो उन पर ही निशाना साध रहे हैं, क्योंकि अब बीजेपी ने भी नीतीश कुमार के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। ऐसे में अब पलटी मारने में माहिर नीतीश कुमार के लिए पलटी मारने का ऑप्शन भी खत्म हो चला है। कांग्रेस वैसे तो देश की सबसे पुरानी पार्टी है और देश पर सबसे ज्यादा राज भी किया है, लेकिन इतने सालों में कांग्रेस अपनी पहचान नहीं बना पाई, जनता के दिल में जगह नहीं बना पाई और हालात अब ये हैं कि कांग्रेस पार्टी को अपनी विरासत बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ रही है। हालांकि इस यात्रा का कुछ खास फायदा नहीं हुआ, लेकिन इन्हीं सबके बीच राहुल गांधी एक बार फिर ट्रोल होने लगे, जिसके बाद लोगों ने राहुल गांधी को जमकर मजे लिए। दरअसल सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का ये वीडियो भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर श्रीनगर का है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि राहुल गांधी जम्मू कश्मीर पर एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। वीडियो में दिख रहा है कि राहुल गांधी से एक पत्रकार सवाल करता है कि क्या आप जम्मू कश्मीर में सरकार बनने पर राज्य के रद्द कर दिए गए 164 कानूनों और केंद्र के लागू किए गए 800 कानूनों को पलटेंगे। तो जवाब देने के बजाय राहुल गांधी इस सवाल पर बगले झांकने लगते हैं। आखिर में वो पार्टी के सीनियर लीडर जयराम रमेश की तरफ देखकर पूछते हैं कि जयराम, पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है। जयराम रमेश भी राहुल गांधी की कोई मदद नहीं कर पाते और मामले को मोड़ते हुए कहते हैं कि आप जम्मू में इसका जवाब दे चुके हैं। इसके साथ ही जयराम जो राहुल को बताते हैं कि उसका जवाब से कोई लेना देना ही नहीं होता। तो अब आप ये समझिए कि राहुल गांधी का कोई स्टैंड तो है नहीं। वो कांग्रेस के नेता से पूछकर सवाल का जवाब देते हैं और किसी नेता का अपना कोई स्टैंड नहीं होता तो वो नेता देश को लीड करने के लायक नहीं होता। राहुल के इस वीडियो को लोग सोशल मीडिया पर जमकर शेयर कर रहे हैं और राहुल गांधी को ट्रोल करते हुए उन पर तंज भी कस रहे हैं। अंकुर सिंह ने ट्वीट कर राहुल गांधी का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, जयराम व्हाट इज आवर स्टैंड। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी राहुल गांधी का ये वायरल वीडियो शेयर कर ट्वीट किया कि हमारे पत्रकार पूछते हैं कि क्या कांग्रेस राज्य के उन कानूनों को बहाल करेगी जिन्हें रद्द कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर में लागू किए गए केंद्रीय कानूनों को उलट देगी। एक अनजान राहुल गांधी जयराम रमेश की ओर मुड़ते हैं, लेकिन जयराम रमेश राहुल से अधिक बुद्धिमान दिखने से इनकार करते हैं और इसे पूरी तरह से अलग स्पिन देते हैं। तो वहीं पॉलिटिकल दर्जी नाम के एक यूजर ने भी राहुल गांधी का मजाक बनाते हुए ट्वीट किया कि जयराम को ही पीएम कैंडिडेट बना दो। वहीं अभिषेक सिंह ने लिखा कि आज पता चला कि पिछले कुछ महीनों से ये जो कुछ भी बोल रहे थे उसके पीछे रामू काका थे। वहीं ललित जैन नाम के एक यूजर ने लिखा कि इसको कहते हैं पानी पिला पिला कर मारना। दुनिया को मालूम है कि तेरे पास ज्ञान नहीं है। भारत को लेकर इस बंदे के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। नेहरू गांधी वाड्रा परिवार का सदस्य है, यही इसकी योग्यता है और कुछ नहीं। अशिक्षित छात्र के हाथ में देश की भागदौड़ नहीं दी जा सकती, अयोग्य है। तो ये कांग्रेस की स्थिति है। तो अब देश की जनता जानना चाहती है कि राहुल गांधी कब अपने आप में बदलाव लाएंगे। हालांकि कांग्रेस ने राहुल गांधी की छवि बदलने की खूब कोशिश की, लेकिन पूरे यात्रा के दौरान राहुल गांधी का कोई ना कोई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता रहा, जिससे राहुल का मजाक बना और कांग्रेस की काफी फजीहत हुई। बिहार के लिए एक कहावत है कि बिहार जिसको देता है बहुत देता है और जो लेना शुरू करता है तो ब्याज सहित वसूलता है। बिहार के राजनीतिक गलियारों में कई नेता हुए जिन्होंने राष्ट्रपटल पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। किसी ने अपने दावों, अपने इरादों, किसी ने विवादों, तो किसी ने अपनी पलटी मार कला की वजह से बिहार के राजनीतिक इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लिया। बिहार की 21वीं सदी के राजनीतिक केंद्र में पलटू मार के नाम से विख्यात हो चुके नीतीश कुमार की मुसीबत कम होती दिख नहीं रही। साहब किस किस को संभालें, घर वालों को संभालें कि बाहर वालों को संभालें, या फिर सरकार संभालें या खुद उलझन में फंसे नीतीश जिस समाधान यात्रा पर हैं उसको संभालें। नीतीश कुमार अभी बीजेपी के अलावा अपनों के भी चौतरफा हमले से घिरे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आरजेडी नीतीश कुमार के खिलाफ अंदर ही अंदर सियासी जाल बिछा रही है और मौका मिलते ही आरजेडी नीतीश कुमार को साइड भी कर देगी। साथ ही साथ तेजस्वी को सीएम बनाकर अपना पुराना हिसाब चुकता भी कर लेगी, क्योंकि आरजेडी के नेताओं के बयानों से तो यही अटकलें लग रही हैं। इन दिनों आरजेडी के कई नेता नीतीश कुमार के खिलाफ हमलावर हैं और नीतीश के खिलाफ ताजा राजनीतिक हमला किया है राजद नेता उदय नारायण चौधरी ने। राजद नेता ने नीतीश कुमार पर तीखा प्रहार किया और उनके नेतृत्व में चल रही प्रदेश की सरकार को लंगड़ी करार दे दिया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष यही नहीं रुके, वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में स्वतंत्र सरकार के गठन का इंतजार करने का दिलासा भी समर्थकों को दे गए। बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी सिमुलतला की यात्रा पर पहुंचे थे। यहाँ वो दर्जनों की संख्या में राजद के नेता एवं समर्थकों से घिरे थे। समर्थकों एवं राजद कार्यकर्ताओं की ओर से कुछ कमिटमेंट याद दिलाने के बाद ही उदय नारायण चौधरी ने उक्त बातें कही।
उन्होंने कहा कि बिहार में अभी लंगड़ी सरकार है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार गठन होने के बाद ही सभी कमिटमेंट्स पूरे किए जा सकते हैं। तेजस्वी कमिटमेंट पूरा करने वाले नेता हैं। उदय चौधरी ने तेजस्वी यादव को मैन ऑफ द वर्ल्ड बता दिया, लेकिन ये भी कहा कि फिलहाल जिस सरकार में डिप्टी सीएम हैं, वो पूर्ण सरकार नहीं बल्कि लंगड़ी सरकार है। जिस दिन तेजस्वी जी बिहार की मेन कुर्सी पर बैठेंगे, उस दिन बिना याद दिलाए सिमुलता को प्रखंड बनाने का आश्वासन पूरा हो जाएगा। उदय नारायण चौधरी 2014 के चुनाव में जमुई लोकसभा क्षेत्र से जेडीयू के टिकट पर उतरे थे। बाद में नीतीश कुमार से खटपट हुई और उन्होंने राजद का दामन थाम लिया। पिछली बार नरेंद्र सिंह की राजनीति के शिकार हो गए थे। सीट रालोसपा के खाते में चली गई और उदय नारायण चौधरी देखते रह गए। इस बार भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी की बड़ी सक्रियता ने उनकी बेचैनी बढ़ा दी है। कहा जा रहा है कि इसी बेचैनी में उनके अंदर का गुबार निकल गया है। अब किसका गुबार निकला है और कितना निकला है, ये तो वक्त ही बताएगा। दिल्ली में काबिज आम आदमी पार्टी की दशा और दिशा दोनों भी बदलती नजर आ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही, बल्कि दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ रही हैं। एमसीडी चुनाव में जीत हासिल करने के बाद भी आम आदमी पार्टी का मेयर नहीं बन पाया है। सदन में वोटिंग के दौरान हंगामे की वजह से 2 बार मेयर का चुनाव टल चुका है। वहीं अब केजरीवाल की पार्टी को लगने लगा है कि कहीं बीजेपी कोई खेल न कर दे और उनके हाथ से मेयर की पद छिटक न जाए। ऐसे में आम आदमी पार्टी दिल्ली में जल्द मेयर का चुनाव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है, लेकिन उसका भी कुछ खास फायदा होता नजर नहीं आ रहा। जहां दिसंबर में हुए एमसीडी चुनाव में कुल 250 में से 134 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली आम आदमी पार्टी की चिंता सिर्फ ये नहीं कि 2 बार मेयर का चुनाव टल चुका है, बल्कि 15 साल पुरानी सत्ता गंवा चुकी भारतीय जनता पार्टी मुकाबले को मुश्किल बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट से एक तरफ तो ये मांग की है कि चुनाव जल्द सुनिश्चित कराने के लिए समय सीमा तय कर दी जाए, तो वहीं दिल्ली के एलजी की ओर से नामित 10 पार्षदों को मेयर चुनाव में वोटिंग की अनुमति न दी जाए। एमसीडी के पार्षद न सिर्फ मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव करेंगे, बल्कि स्टैंडिंग कमेटी के 18 में से 6 सदस्यों के लिए भी वोटिंग करेंगे। मेयर निगम का मुखिया जरूर होता है, लेकिन कार्यकारी शक्ति स्टैंडिंग कमेटी की ही होती है। प्रोजेक्ट्स के लिए आर्थिक मंजूरी, नीतियों के निर्माण, शिक्षा, पर्यावरण, पार्किंग आदि के लिए उप समिति का गठन आदि महत्वपूर्ण काम स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य ही तय करते हैं। कमेटी का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है, जो कि सदस्यों के बीच से ही चुना जाता है। इसीलिए कमेटी में स्पष्ट बहुमत होना बेहद अहम है। तो वहीं आम आदमी पार्टी को आशंका है कि यदि कांग्रेस वोटिंग से दूर रही तो बीजेपी स्टैंडिंग कमेटी के 18 से आधे सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी 18 में से 10 सीटों पर जीत हासिल कर ले, जो आम आदमी पार्टी के लिए चिंता की बात है। और कांग्रेस के इस कदम से बीजेपी को फायदा जरूर होगा, जिसके बाद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अब अलग अलग तरह के समीकरण बैठाने में जुटी हुई है। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा कि आम आदमी पार्टी मेयर के चुनाव में क्या कमाल दिखाती है। लेकिन फिलहाल भगवा दल ने केजरीवाल की नींद जरूर उड़ा रखी है, क्योंकि अगर केजरीवाल ने अपना मेयर बना लिया लेकिन बीजेपी स्टैंडिंग कमेटी के 18 में से 10 सीटों पर जीत हासिल कर लेती है, तो ये आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका होगा। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।